मैंने जे एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2023 में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। फेल होने का डर तो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली जब हम उस पे बहुत ज्यादा मेहनत करें उस चीज के लिए। आपके आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मिशन के लिए लगातार लगे होते हैं। वो आपको मेहनत करते हुए हमेशा दिखाई देंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सफलता बहुत बेहतरीन मिलती है। और जो सफलता मिलती है, उस सफलता का चारों ओर डंका भी जरूर बजता है। और ऐसे ही एक होनहार छात्र से आज मैं आपको मिलवा रहा हूं, जिनका नाम आदित्य है। आदित्य दिल्ली से हैं। और आदित्य ने जो कुछ कर दिखाया है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। खासतौर पर आदित्य दिल्ली के हैं। और आदित्य ने ओलंपियाड में कई मेडल्स जीते हैं। और कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आदित्य ने अपनी फैमिली का, अपने स्कूल का, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। तो आदित्य अपने बारे में खुद ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं सीधे आपसे आदित्य से मिलवा रहा हूं। तो आदित्य, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा India.com में। हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है एंड मैंने जे एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। इसके साथ ही साथ मैंने इंडिया को काफी बार इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में रिप्रेजेंट किया है और उधर जाके जी। मेडल्स भी जीते हैं। जैसे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2023 में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2021 में मैंने फिर से गोल्ड मेडल जीता था। मैंने एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है 2023 में भी और 2024 में भी। एक बार मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला और एक बार मुझे सिल्वर मेडल मिला। हम्म। तो आदित्य, आपने इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी सफलताएं तो हासिल कर ली। लेकिन जब आपने ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल था? क्या आपके परिवार का सपोर्ट है? आपको क्या सिखाया गया बचपन से? मतलब जब आप 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, तो क्या परिवार की ओर से, क्या फैमिली, मम्मी पापा की ओर से क्या बोला जाता था आपको क्या करना है? मेरे पेरेंट्स ने और फैमिली ने हमेशा मुझे इस डायरेक्शन में गाइड किया कि मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं। मैं जिस मुकाम पे अभी हूँ उससे ज़्यादा खुश ना हूँ। अगर मेरे को सफलता नहीं मिल पाई तो उससे मैं ज़्यादा दुखी ना हूँ। मैं हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचूं। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे यही सिखाया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये भी सिखाया कि मुझे हमेशा, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, अपनी कंट्री का नाम हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे आपकी 10वीं की पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई आदित्य? हाँ जी। तो जब आप 10वीं क्लास आपने पास की, उसके बाद आप आप आगे बढ़े। और आपको पता था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको IIT जाना है, कई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। क्या कभी फेल होने का डर लगा? फेल होने का डर तो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली जब हम उस पे बहुत ज्यादा मेहनत करें उस चीज के लिए। जैसे कि सभी जानते हैं जेईई का एग्जाम काफी मुश्किल एक एग्जाम होता है। बहुत बच्चे उसके लिए तैयारी करते हैं। जी। तो जब सब तैयारी करते हैं तो फेल होने का डर तो लगता ही है सभी को कि सब मेहनत भी कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि उनकी मेहनत काम आए। तो फेल होने का डर मुझे भी सभी बच्चों की तरह लग रहा था। तो कितने घंटे पढ़ाई की आपने इसके लिए? मैं घंटों के हिसाब से ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बट अगर अभी मैं घंटे गिनने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है मैं अराउंड 10 घंटे रोज पढ़ाई को देता था। 10 घंटे पढ़ाई को देते हैं? पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज? कोई बुक्स पढ़ना, कोई हिस्ट्री बुक्स पढ़ना, या कोई आप कोई और किताबें पढ़ते हो, या आप कोई स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो? मुझे कुछ स्पोर्ट्स पसंद है जैसे कि बैडमिंटन। और मुझे पार्क में जाके जॉग करना भी काफी पसंद है। उससे स्ट्रेस रिलीज करने में भी काफी हेल्प होती है। जो प्रिपरेशन के ड्यूरिंग स्ट्रेस आता है वो सब मेरा पार्क में जाके रिलीज हो जाता था। अच्छा, ओलंपियाड में आपने क्या क्या किया? वहाँ पे कौन से कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया? जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। अ, उस साल जूनियर साइंस ओलंपियाड हाइब्रिड मोड में ऑर्गेनाइज हुआ था। यूएई ने ऑर्गेनाइज किया था उसको। उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम्म। उसके बाद मैंने 11th और 12th में आने के बाद फिजिक्स ओलंपियाड पे फोकस किया। जी। मैंने 11th में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड और एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। और हम्म। 12th क्लास में मैंने एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में फिर से पार्टिसिपेट किया। तो आदित्य, वहां पर किस तरीके से कंपटीशन होता है? थोड़ा सा जो बच्चे हैं जो अभी
तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है ओलंपियाड्स में जाना, दूसरे देशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करना, आपकी तरह हजारों बच्चे हैं इस देश के। तो उनको बताइए थोड़ा कंपटीशन कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, उसके लिए तैयारी कैसे करते हैं, थोड़ा सा अपना ज्ञान बांटिए। हम्म। तो फिजिक्स ओलंपियाड की बात करें तो फिजिक्स ओलंपियाड में जो फिजिक्स आती है उसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो, बट ये बहुत जरूरी होता है जो भी आपने पढ़ा हो उस पर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया हो या उस पर बहुत सोचा हो कि कोई छोटी से छोटी चीज है, ऐसी चीज क्यों हो रही है, उस चीज को अच्छे से समझना। उसमें आपने अगर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है तो वो आपको काफी हेल्प करेगा फिजिक्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन में। फिजिक्स हम्म। ओलंपियाड का फाइनल स्टेज दैट इज इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड या फिर एशियन फिजिक्स ओलंपियाड। ये किसी दूसरी कंट्री में जाके होता है। जी। वहाँ पे सभी कंट्रीज से कुछ बच्चों की टीम आती है। जैसे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में हर कंट्री से 5 बच्चों की टीम आती है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है सभी कंट्रीज के बच्चों के साथ। हम्म। उसमें काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सबसे इंटरेक्ट करने की। इंटरनेशनल जो भी हैं लाइक माइंडेड पीपल, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं क्या आपके थॉट्स हैं फिजिक्स के बारे में। तो ओवरऑल वो काफी एनरिचिंग रहता है। तो आपने जब आप इसके लिए अप्लाई किया है तो क्या स्कूल की ओर से आपको अप्लाई कराया गया, तो कैसे प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा ये भी बताइए। ऑलमोस्ट सभी ओलंपियाड्स का सिमिलर ही प्रोसीजर है। प्रोसीजर में होती हैं 4 स्टेजेस। जी। पहली स्टेज होती है एनएसई। फिजिक्स के लिए बात करें तो उसको बोला जाएगा एनएसईपी। उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एनएसईपी से रफली अराउंड 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेज में अपेयर होने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है INPHO, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। अच्छा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज के लिए 35 के अराउंड बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो एक कैंप टाइप की स्टेज होती है, उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। वो होता है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन दैट इज HVCSC, मुंबई में। वहाँ पे ओके। IPHO के सिमिलर टेस्ट होते हैं जिससे बेसिस पे इंडिया के लिए टीम सेलेक्ट होती है 5 बच्चों की, जो इंडिया को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं फाइनली इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में। तो बहुत बेहतरीन। तो अब आप आईआईटी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कौन सा कॉलेज मिला आपको? मुझे IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स मिला है। तो उसके बाद क्या सोचते हैं आईआईटी कंप्लीट होने के बाद? क्या क्या करेंगे, कुछ अपना स्टार्टअप खोलेंगे या नौकरी करेंगे या किसी दूसरे देश में जाएंगे, क्या सोचा है? कुछ है दिमाग में? अभी तो मैंने बहुत कुछ ज्यादा नहीं सोचा है, बट मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं जब तक मुझे इंटरेस्ट आता है जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ जैसे कंप्यूटर साइंस, तब तक मैं उससे पढ़ाई करूंगा और उसके बाद मैं नौकरी करने की सोचूंगा। अच्छा। बहुत से बच्चे, आदित्य तुमने देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, आपके दोस्त बहुत सारे होंगे। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी से भी फेलियर पे बहुत निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत कुछ खो दिया है जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को तुम, अगर तुमसे कोई पूछे या तुम्हारे सामने कोई इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाएं, तो कैसे उसको हैंडल करते हैं, क्या सिखाते हैं उसको आप? तो हमेशा मेहनत तो सभी लोग करते हैं बट सभी लोग सक्सेसफुल तो नहीं हो पाते हैं। बट जो भी मेहनत आप किसी चीज के लिए करते हैं वो कभी भी लाइफ में वेस्ट नहीं जाएगी। अगर वो जी। अभी काम नहीं आई है तो आगे जाके काम आएगी। बट अब जब आगे जाके देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि आपने उस समय वो मेहनत करी थी, इवन तो आपको हम्म। उस समय सक्सेस नहीं मिल पाया। तो आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्टर, करते क्या हैं आपके मम्मी पापा? अ, मेरे पापा एडवोकेट हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। हम्म। मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा मेरी प्रिपरेशन में। जैसा आपने बोला कि थोड़े थोड़े फेलियर पे कुछ लोग उदास हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी हो जाता था। काफी टेस्ट होते थे जब हम प्रिपेयर करते थे, तो अगर मैं हम्म। टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाता था तो कभी कभी मैं भी काफी निराश होता था। तो उस समय मेरे पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे जब भी मैं ऐसे उदास होता था हमेशा मुझे चेयर अप किया। मुझे ये सिखाया कि अ, अगर फेल हो भी गए तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए हमेशा। बहुत शानदार। तो आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला, और साथ में जब आप स्कूल में थे आदित्य, तो क्या लगता है कि स्कूल की जो एजुकेशन है और आपकी जो सेल्फ स्टडी है, तो दोनों में कितना
बैलेंस होना जरूरी है। हम्म, अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड जैसे एग्जाम के लिए स्कूल काफी हेल्पफुल होता है। बट अगर जेई की बात करें तो जेई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर किसी बच्चे का टारगेट जेई है तो उनको स्कूल से एडिशनल सेल्फ स्टडी करने पे भी काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है आदित्य, हमने देखा है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद मौज मस्ती में लग जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो पास हो गए हैं या एग्जाम हो गए हैं तो अब पढ़ाई का क्या मतलब है। तो क्या आपने भी कभी ऐसा किया कि एग्जाम होने के बाद भी अब लगातार लगे रहे, कुछ दूसरी चीजें सीखने की कोशिश की? मैं यूजुअली एग्जाम होने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेता हूँ, बट मैं ऐसे नहीं करता कि बिल्कुल मस्ती करनी है। हमेशा कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, आगे का चैलेंज कोई मिल जाता है वो क्या उसका उस कोई पे। ड्रॉबैक मानते हैं आप कि वो जो टाइम है उसको बर्बाद करने से कुछ आपको लगता है कि ये टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए? अगर आगे कुछ आपके ऐसी चीज है जो आप सोच सकते हैं, जैसे अभी मेरे को कुछ समय बाद कॉलेज जाना है, तो अभी मैं कॉलेज में जो होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी देखता हूँ तो मुझे शायद बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट अगर मैं देख लेता हूँ तो मुझे डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो अगर उस टाइम का जुडिशियसली यूज करें तो फायदा तो डेफिनेटली होगा ही। तो इसके अलावा आदित्य, आप अपना अभी बता रहे हैं कि आप 8 से 10 घंटे करीब पढ़ाई में अपना समय निकालते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या और बेहतर किया जा सकता है ज्यादा पढ़ के, या कुछ ऐसी किताबें हो जो आपकी जिंदगी में आपने उन किताबों ने आपको काफी मदद दी हो, कुछ ऐसी किताब आपने पढ़ी? किताबें तो मैंने 11वीं 12वीं में तो मोस्टली वही किताबें पढ़ी जो सभी बच्चे पढ़ते जी। हैं जेई के प्रिपरेशन के लिए। जी। एंड किताबों का आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है अगर आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि किताबें से आप डायरेक्टली जो थ्योरी है वो सीख सकते हैं। जी। उतना अच्छे से थ्योरी आप कोई और नहीं सिखा सकता। जी। तो चलिए आदित्य, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और आपने उन स्टूडेंट्स के लिए भी कई जरूरी बातें बताई हैं जो उनके काम आ सकती हैं, खासतौर पर एग्जाम के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। और उस समय में निराश नहीं होना चाहिए जब आप थोड़े बहुत फेलियर हों, क्योंकि जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब आप उस फेलियर से आगे बढ़कर अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आदित्य, और काफी आपको शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप एक नई जर्नी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमें आशा है कि आप इस देश के लिए भी कुछ अच्छा काम करेंगे और समाज को बेहतर करने के लिए अपनी पढ़ाई का जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया।